नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके गुनाह की परत है, वो कभी खुल नहीं पाएगी और इसी वजह से वो फिर सोच कर कत्ल करता है कि एक परफेक्ट मर्डर करेगा और वो कभी बच नहीं पाएगा। आज की कहानी है एक ऐसी जिस कहानी के अंदर कातिल ने सोचा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार पुलिस और कानून से नहीं बच पाया और वो पकड़ा गया। 13 अगस्त 2025 की बात है। एक इलाका है, उस इलाके में एक किसान रहा करता था जिसका नाम विनोद पटेल। ये किसान सुबह सुबह अपने खेत की ओर जाता है। खेत की ओर जाने के बाद इसे कुछ एहसास होता है कि बदबू आ रही है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे बदबू तेज होती है। जब ये बदबू तेज होती है तो फिर इसके बाद लगातार जिस ओर बदबू आ रही थी वो इस ओर गया, तो उसके जो कुआं था उस कुएं में तेज बदबू उसे आ रही थी, लेकिन उसने झांक कर देखा तो उसे 2 बोरियां नज़र आई पानी पर तैरती हुई। इसके बाद उसने आसपास के किसानों को आवाज़ दी। किसान मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जो है उस भयंकर बदबू को देखकर कहा कि एक काम करो, तुम पुलिस को बुलाओ, 112 नंबर पर फ़ोन करो। जो भी इस बोरियों में है उसे पुलिस यहाँ कर निकाले तो अच्छा है, हम नहीं निकालेंगे सब लोग मिलकर। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब पुलिस मौके पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस उन दोनों बोरियों को जब बाहर निकालती है तो फिर पुलिस भी हैरान। उसमें सर धड़ से अलग, धड़ और धड़ से नीचे का जो हिस्सा है वो एक बोरी में डाला हुआ था और एक बोरी में जो है और उसके अंग थे वो डाले हुए थे, यानी कि पैर और सर गायब थे। अब पुलिस को इससे पता लग चुका था कि एक महिला की लाश है। अब पुलिस उन कातिलों को ढूंढने के लिए उच्च अधिकारियों से जब इस बात को शेयर किया कि एक महिला की लाश मिली है, आसपास के थानों में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट वगैरह हो, तो उसके लिए पुलिस ने मैसेज करवाया। इसके बाद पुलिस की 8 टीमें बनी कुल, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की ये पुलिसकर्मी अफसर इस केस को सुलझाने में लगे कि आखिरकार ये महिला कौन है और इसका सर और पैर कहाँ गायब है। पुलिस ने उस कुएं के सारे पानी को जब खाली करवाया तो भी उन्हें सर और पैर नज़र नहीं आए। इसके बाद पुलिस ने टीमें बनाई और टीमें बनाने के बाद लगातार आसपास के इलाकों को सर्च किया। तो आखिरकार वो महिला कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी, तो सुने ये पूरी कहानी। ये कहानी है एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का एक इलाका है, मलवारा गांव। मलवारा गांव में एक लड़की जिसका नाम रचना यादव बहुत सुंदर थी और इसकी शादी होती है एक लड़के से। उससे शादी होने के बाद ये दोनों अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी। अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो इसके बाद ये घर पर रहती तो कभी कभार किसी से बातें करती। पति को शक हुआ। पति ने उसे समझाया भी कि तुम बातें मत करो किसी से। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। करीब 5 साल का वक्त बीता, तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे। अब 2 बच्चे होने के बाद रचना यादव और उसके पति के बीच अनबन शुरू हो गई लगातार, क्योंकि वो किसी न किसी से बात कर रही थी और इस वजह से उसको जो है पति को बड़ा गुस्सा आया। इसी को देखते हुए फिर रचना यादव ने फैसला किया कि अब मैं इस पति के साथ नहीं रहूँगी और वो अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद ये वहाँ पर काफ़ी समय तक रुकती है। इसी बीच एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है झांसी, वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शिवराज यादव। इस लड़के से ये मिलती है, बातचीत करती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों का प्यार परवाने चढ़ा और इसके बाद रचना ने कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। इधर शिवराज यादव और रचना यादव ने वापस अपनी दूसरी शादी कर ली। शादी करने के बाद अब दोनों साथ रह रहे हैं। अब कुछ ही समय बीता और इसके बाद वापस रचना यादव ने जो है पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर अपने जेठ पर आरोप लगाया कि मेरे जेठ ने जो है मेरा रेप कर दिया है।
और इसमें मेरे पति शिवराज यादव भी शामिल है। अब पुलिस इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करती है तो उस गांव के जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उन तक बात जाती है। अब वो पूर्व प्रधान से भी मिलती है, अपनी पीड़ा बताती है कि मेरे जेठ ने मेरे साथ रेप किया है। अब पूर्व प्रधान जो बड़े कद्दावर वहाँ के, जहाँ पर अभी वर्तमान में जो प्रधान थे, उनको ही उन्होंने जो है उन्हीं के सहयोग से वो बने, लेकिन तूती उन्हीं की चलती थी, जिनका नाम प्रधान जी का संजय पटेल। अब संजय पटेल लगातार उस महिला को जो है बातचीत बढ़ी दोनों के बीच। अब कभी कभी जो है उनका मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था, तो इस कोर्ट के अंदर आना जाना, जो गरोटा का कोर्ट है, इसमें आना जाना भी था इस रचना यादव का। तो वो कहते हैं कि चलो एक काम करो, सारे पैसे मैं लगाऊंगा, जो कुछ होगा मैं करूंगा। इन जो दोषी है, आरोपी है, इनको जो है किसी भी कीमत पर इनको जो है बाहर नहीं आने देंगे। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब लगातार दोनों के बीच बातचीत का ये सिलसिला, ये बात थी जून 2023 की, जब जून 2023 में जो है शिवराज के बड़े भाई पर उसने आरोप लगाया। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। प्रधान और उसके पूर्व प्रधान संजय पटेल और रचना यादव के बीच लगातार संपर्क जारी। अब पूर्व प्रधान ने जो झांसी में एक कमरा किराए पर लेकर उसको वहीं रख दिया कि एक काम करो, तुम वहीं रहो। इसी बीच धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और जो शिवराज पटेल है वो और उसका भाई दोनों को जमानत भी मिल जाती है, वो बाहर रहते हैं। लेकिन इसी बीच संजय, जो शिवराज यादव है, उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब ये मौत होती है तो फिर इसके बाद रचना यादव कहती है कि अब एक काम करो, उसका जो दूसरा पति है उसकी मौत हो चुकी है, तो अब जो संजय पटेल था एक्स प्रधान, उससे वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इधर संजय पटेल पहले से शादीशुदा और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र करीब 21 साल, तो लगभग उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सुंदर महिला होने की वजह से उनके जो है दोनों के प्रेम प्रसंग बन गए। अब ये सिलसिला चलते चलते 2025 तक पहुंचा। इसी रोज़ जो है 6 अगस्त 2025 को रचना यादव को पीरियड होने की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। जब ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हुई तो उसने अपने इन संजय पटेल को बताया कि मेरे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, कुछ करो। तो वो कहता है कि चलो मैं एक काम करूं, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको और तुम्हें हॉस्पिटल में दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद वो रचना यादव को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता है। वहाँ पर दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसे जो है आप एडमिट कीजिएगा, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा है, ब्लड वगैरह ज़्यादा निकल चुका है, इस वजह से इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो संजय पटेल कहता है कि चलो आप एडमिट कर दीजिएगा। अब 2 दिन वो एडमिट रही। 8 तारीख को संजय पटेल वापस पहुंचा अस्पताल में। तो इस रचना यादव ने कहा कि एक काम करो, मैं तुमसे शादी करे बगैर मैं इस हॉस्पिटल से कभी नहीं निकलूँगी। अब संजय पटेल कहता है कि देखो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता हूँ, हम ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं शादी के बगैर तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं, शादी करके ही रहूँगी, ऐसे रहूँगी नहीं। अब वो दबाव बना रही थी, लेकिन संजय पटेल मान नहीं रहते। संजय पटेल वहाँ से निकल जाते हैं। निकलकर इसके बाद वो सीधे ही अपने भतीजा, जिसका नाम संदीप पटेल, जो झांसी के बिजोली में रहता था, उसके पास पहुँचते हैं। उन्हें जाकर बताता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर जो रचना यादव है वो बड़ा दबाव बना रही है कि शादी करो। अब तुम भतीजा मेरी दुविधा समझ सकते हो, मैं कितना परेशान हूँ, दुखी हूँ। भतीजा कहता है कि चाचा आप परेशान मत होइए, आपका भतीजा जिंदा है, वो सब कुछ कर लेगा। अब वो कहता है कि चलो ठीक है। इसी बीच जो उसका भतीजा है संदीप पटेल, वो कुछ दिन पहले एक लड़की के मर्डर केस में जेल में गया था, और उसकी जेल में एक दोस्ती होती है प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार नामक एक युवक से।
वो कहता है कि मैं उनसे बात करता हूँ, यदि वो नहीं मानेगी तो इसे रास्ते से हटा देंगे। तो उसका चाचा जो एक्स प्रधान होता है संजय पटेल, वो संदीप से कहता है चलो ठीक है। इसके बाद सुबह संदीप पटेल और संजय पटेल दोनों चाचा भतीजा अपनी गाड़ी लेकर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं 9 अगस्त को। इसके बाद जाकर वो कहते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन मैं शादी तुमसे करूँगा नहीं, हम साथ रहेंगे। लेकिन वो अड़ जाती है कि देखो शादी मैं तुमसे ही करूँगी, अस्पताल में मैं यहीं पड़ी रहूँगी, या तो मुझे जो है तुम सीधे कोर्ट लेकर चलो और मेरे से कोर्ट मैरिज करो। जब तक तुम कोर्ट मैरिज नहीं करोगे मैं इसी अस्पताल में पड़ी रहूँगी। तो संजय पटेल कहते हैं कि चलो आज नहीं कल 10 अगस्त को है जो हम दोनों शादी कर लेंगे। तो वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो उसे गाड़ी में बिठाते हैं और निकलते हैं। अब धीरे धीरे निकलते निकलते बाहर निकले, उन्हें वापस झांसी पहुंचना था। लेकिन इसी बीच संजय पटेल होता है, वो कहता है कि देखो तुम 2-3 दिन से अस्पताल में थी, परेशान थी, तो एक काम करते हैं कुछ दूरी पर अपन घूम फिर के आते हैं, सैर सपाटा करके। वो कहती है चलो ठीक है। इसी बीच 70 किलोमीटर ये दोनों चाचा भतीजा इस रचना यादव को लेकर निकलते हैं। चाचा उसका जो प्रधान होता है, एक्स प्रधान संजय पटेल के पास रचना यादव बैठी है, दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसी बीच उसका एक दोस्त जो प्रदीप उर्फ दीपक, ये रास्ते में मिलता है। फिर इसको भी गाड़ी में बिठाया जाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद एक जगह पर इन्हें शराब की दुकान दिखाई दी। तो वो चाचा कहता है कि पूर्व प्रधान संजय पटेल की एक काम करो, मैं परेशान हूँ तो कुछ शराब वराब पी लेते हैं। इसके बाद उसका भतीजा कहते हैं चलो ठीक है चाचा। ठेके पर जाते हैं और दारू लेकर आते हैं और तीनों ही पीते हैं। पीते पीते ये गाड़ी चलती रहती है। अब सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुआ और ये लगातार जब शराब पी रहे थे। इसके बाद रचना यादव कहती है कि चलो अब शराब हो गई इतनी, अब चलते हैं। इसी बीच उसका भतीजा कहता है कि देखो जो चाचा जी हैं वो आपसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए आप मान जाओ, शादी का दबाव मत बनाओ। तो वो कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि हम मेरे से ये शादी नहीं करेगा। इसी बीच वो कहता है कि चाचा से पूछ लो, प्रधान जी से। वो कहता है कि चाचा सही बात है। वो कहता है बिल्कुल सही बात है, मैं शादी नहीं करूँगा। इसी बीच वो कहती है कि यदि तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम कभी भी दिमाग में भी नहीं सोच सकते हो, इतना बड़ा तुम्हारे साथ में करूँगी। इसी बीच दोनों के बीच जो संजय पटेल एक्स प्रधान होता है उसके और रचना यादव के बीच बहस होती है। इसके बाद वो गला पकड़ता है और गला दबाना शुरू करता है। वो झटपटाती है। जो प्रदीप और उसका भतीजा संदीप होता है वो उसके हाथ पैर पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद तब तक गला दबाया जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि ये मर चुकी है रचना यादव। इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि एक काम करो, हम जो लेचुरा बांध है उस लेचुरा बांध में इसकी लाश को डाल देते हैं। तो इसके ऊपर जो है पत्थर वगैरह ईंटें वगैरह बांध कर इसके शरीर पर, जिससे कि वजन रहेगा तो इसकी लाश ऊपर पानी पर आएगी नहीं और कभी किसी को पता चलेगा नहीं। इसी को लेकर फिर सब ने बंदोबस्त किया, ईंटें लाए, पत्थर लाए। रात का वक्त था करीब 9-10 बजे का। इसी बीच 112 की जो गाड़ी है उसका सायरन बजाते हुए आई। तो इन्हें लगा कि ये गाड़ी इधर ही आ रही है और इनका भंडा फोड़ हो जाएगा। इससे पहले कि वो पानी में डाल पाते, इस लाश को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब लाश को लेकर निकलते हैं तो फिर ये पहुँचते हैं लखेरी बांध। इस लखेरी बांध पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही गार्ड लगा रहता है। वो गार्ड इन्हें देखता है, पूछता है भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या है, यहाँ कैसे आए हो। तो उन्हें लगा कि इस लाश को यहाँ भी नहीं फेंक पाएंगे इस बांध के अंदर। ये वापस उस बांध के पास गए हुए उस गाड़ी को घुमाते हैं और फिर वापस एक खजूरी नदी होती है उस नदी के पास पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमने एक गार्ड नज़र आया। तो उन्हें लगा कि अब इस लाश को इस नदी में भी नहीं फेंक सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि एक काम करते हैं। इस प्रधान ने बताया कि जो अपना गांव है उस गांव में एक कुआं है 5 किलोमीटर दूर, जो मटवा गांव है। इस मटवा गांव में ही पहुंचकर उस कुएं में इस लाश को डाल देते हैं।
इसके बाद इन्होंने फैसला किया, इस प्रदीप ने, जो संदीप है, इन्होंने मिलकर उस लाश के फिर सर काटा, उसके पैर काटे, उसके शरीर के कई हिस्से किए। 7 हिस्से करने के बाद 2 बोरे जो खाद फूस के होते हैं खाद के, उसमें उन्होंने उस लाश को भरा और जाकर उस कुएं में डाल दिया, पत्थर वत्थर भरकर बोरों में, कि लाश कभी आएगी नहीं ऊपर। लेकिन लाश फूलने की वजह से ऊपर आ चुकी थी और फिर बदबू मारने की वजह से 13 अगस्त को जो विनोद पटेल किसान होते हैं उनको बदबू आती है और फिर पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। जब खुलासा करती है तो इसके बाद वहाँ के डीआईजी जो होते हैं मध्य प्रदेश के, वो इस मामले को लेकर पुलिस टीम को जो है 50,000 का इनाम देते हैं और जो देहात एसपी होते हैं उन्हें 20,000 का इनाम देते हैं। इसी बीच जो संजय पटेल का जो भतीजा होता है संदीप पटेल, वो भागने की कोशिश करता है, उसे एनकाउंटर में गोली मारी जाती है। फिर वो चिल्लाता है कि मेरे से गलती हो गई। इसके बाद तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है, ले जाकर इन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने सोचा कि कभी भी इस मामले को लेकर खुलासा नहीं होगा और इस खुलासे में जो है इसका रचना यादव का जो भाई था उसने मामला दर्ज करवाया और मामला दर्ज करवाने के बाद जब पुलिस ने रचना यादव की सीडीआर निकाली तो सीडीआर में सारा जो एक्स प्रधान थे उनसे लंबी लंबी बातें हो रखी थी। इसी वजह से इस एक्स प्रधान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस मामले का जो है खुलासा हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।